एक बड़ा सिंपल सा सिनेरियो इमेजिन करते हैं। किसी ने अपने पार्टनर को या किसी दोस्त को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। मैसेज रीड हो गया पर आधे घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं आया। एक आम इंसान का दिमाग इसको बहुत नॉर्मल तरीके से प्रोसेस करेगा। हाँ, एग्जैक्टली। वो सोचेगा कि शायद सामने वाला किसी मीटिंग में होगा या ड्राइव कर रहा होगा या थक के सो गया होगा। पर एक एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप के दिमाग में ये 30 मिनट का डिले एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उनके दिमाग में ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल आग लगा देता है जिसका अंजाम एक बहुत ही भयानक इमोशनल स्टॉर्म बनकर उभरता है। राइट, क्योंकि वो 30 मिनट का साइलेंस ना उन्हें पूरी तरह कन्विंस कर देता है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है और उन्हें छोड़ने की साजिश हो रही है। सही कहा। और यहाँ पर ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे कि इस रिएक्शन को कोई नॉर्मल मूड स्विंग या टेम्पररी गुस्सा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये वार्निंग देना बहुत जरूरी है। ये एक डीप रूटेड और डेंजरस साइकोलॉजिकल पैटर्न है, एक ऐसा डार्क पैटर्न जो बाहर से शायद तुरंत नजर ना आए, पर जो इंसान इस तूफान के बीच में खड़ा होता है ना, उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी रियलिटी पूरी तरह से तोड़ के रख दी जाती है। पूरी तरह से। और यही वजह है कि आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इस इनविजिबल डिस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे हैं। ये हमारी डेंजरस पर्सनालिटी सीरीज का पार्ट 2 है और एफबीआई बिहेवियर एक्सपर्ट्स के नोट्स और क्लिनिकल साइकोलॉजी की डीप प्रोफाइलिंग के आधार पर आज मैं और मेरे को-होस्ट इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटीज के कोर मैकेनिक्स को समझेंगे। देखो, इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले एक कंपैरिजन करना मुझे बहुत जरूरी लगता है। पिछले डीप ड्राइव में जब हम नार्सिसिज्म को एक्सप्लोर किया था तो वहां एक क्लियर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। हाँ, एक ग्रैंड ईगो थी। राइट, एक ऐसी ईगो जिसे समझना थोड़ा आसान था। पर ये जो इमोशनली अनस्टेबल पैटर्न है ना, ये नार्सिसिज्म से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल, क्योंकि इनके रिलेशनशिप्स में डिस्ट्रक्शन इतना साइलेंट होता है कि जो इंसान इस पैटर्न का शिकार हो रहा है वो खुद पर ही डाउट करने लगता है। उसका दिमाग हर वक्त एक ही कंफ्यूजन में फंसा रहता है कि क्या सच में गलती मेरी है, क्या मैं ही गलत कर रहा हूँ। और यही कंफ्यूजन इस पर्सनालिटी टाइप का सबसे डेडली वेपन बन जाता है। एग्जैक्ट, वही पॉइंट है। गुस्सा या वर्बल अटैक्स तो बाद में आते हैं। पहला वॉर इंसान की रियलिटी पर होता है। जब दिमाग कंफ्यूजन की स्टेट में होता है तो वो लॉजिकल डिसीजंस नहीं ले पाता। तो इसको किसी आसान एग्जाम्पल से कैसे समझा जा सकता है? इस अनस्टेबल डायनामिक को समझने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक नॉर्मल दिमाग को ना एक वेल फंक्शनिंग थर्मोस्टैट की तरह सोचिए। ओके, जैसे एसी का थर्मोस्टैट होता है। हाँ, वैसे ही। अगर कमरे में थोड़ी ठंड लगती है तो थर्मोस्टैट ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देता है ताकि सब नॉर्मल हो जाए। पर इन इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटीज का इंटरनल साइकोलॉजिकल थर्मोस्टैट पूरी तरह टूटा हुआ होता है। टूटा हुआ थर्मोस्टैट, मतलब इसको अगर हम और प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास इमोशंस को रेगुलेट करने का कोई मिडिल ग्राउंड ही नहीं है। राइट, एग्जैक्ट मैकेनिज्म यही है। एक टूटा हुआ थर्मोस्टैट थोड़ी सी ठंड को एक फ्रीजिंग ब्लिजर्ड की तरह प्रोसेस करता है। जब इनके दिमाग को थोड़ा सा भी स्ट्रेस या इनसिक्योरिटी मिलती है तो इनका सिस्टम पैनिक में आकर फर्नेस को फुल ब्लास्ट पर चला देता है। यानी वहां थोड़ा बुरा लगना या हल्का गुस्सा आना जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी दुनिया सिर्फ एक्सट्रीम्स में चलती है, या तो परफेक्ट ब्लैक या परफेक्ट वाइट। और यही से इनके पैटर्न का सबसे ग्लेयरिंग साइन शुरू होता है, जिसे साइकोलॉजी में लव हेट ट्रैप कहते हैं। ये लव हेट ट्रैफिक एक बहुत डिस्टर्बिंग फ्रेज लग रहा है ना? क्योंकि ये दो टोटली ऑपोजिट एक्सट्रीम्स को एक साथ जोड़ रहा है। इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा होता है उस इंसान के लिए जो इस रिलेशनशिप में फंसा हुआ है? इसकी शुरुआत हमेशा एक एक्सट्रीम हाई से होती है, जिसे साइकोलॉजी में लव बॉम्बिंग कहा जाता है। शुरुआती दिनों में ये पर्सनैलिटीज सामने वाले को एकदम पेडेस्टल पर बिठा देती हैं, एक इल्यूजन क्रिएट कर देती हैं। हाँ, इतना इंटेंस अफेक्शन और इतनी एक्सट्रीम अटेंशन दी जाती है कि सामने वाले को लगता है कि उसने दुनिया का सबसे डीप, सबसे परफेक्ट कनेक्शन ढूंढ लिया है। उन्हें लगता है कि वो आसमान में उड़ रहे हैं। पर क्योंकि वो थर्मोस्टैट टूटा हुआ है तो ये एक्सट्रीम अफेक्शन लंबा तो नहीं चल सकता। वही कैच है।
ये सस्टेन नहीं हो सकता। फिर अचानक से किसी ऐसी छोटी सी बात पर जिसे एक नॉर्मल इंसान शायद नोटिस भी ना करे, जैसे टेक्स्ट का लेट रिप्लाई आना या आवाज की थोड़ी सी अलग टोन, बस उस पर वो थर्मोस्टेट ब्लास्ट हो जाता है और बिना किसी वार्निंग के आसमान में उड़ते हुए उस इंसान के पंख काट दिए जाते हैं। और वो सीधा जमीन पर आके गिरता है। मतलब कल तक जो कॉल्स और मैसेजेस सोलमेट होने का दावा कर रहे थे, आज अचानक वहां टोटल साइलेंस होता है। एग्जैक्टली। या तो आइस कोल्ड इग्नोर किया जाता है या फिर ब्रूटल वर्बल अटैक्स शुरू हो जाते हैं। ये तो एक साइकोलॉजिकल व्हिपलैश की तरह है। पर यहाँ ना मुझे एक डीप पुशबैक देना है। हाँ, बोलिए। ये सब ठीक है कि उनका थर्मोस्टेट खराब है, पर जो इंसान इस टॉर्चर से गुजर रहा है, जिसको पहली बार आसमान से जमीन पर पटका गया है, वो इंसान उठकर चला क्यों नहीं जाता? जब किसी को इतनी डीपली हर्ट किया जाता है तो वो उस पेनफुल डायनामिक में रुकता ही क्यों है? ये पुशबैक आना बहुत नेचुरल है और बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को यही लगता है कि ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकल जाना तो सबसे आसान और लॉजिकल स्टेप होना चाहिए। राइट, लॉजिक तो यही कहता है। पर देखो, ये लॉजिक वहां पूरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि ये आम रिलेशनशिप्स के रूल्स पर काम ही नहीं करता। ये डायनामिक एक केमिकल एडिक्शन बन चुकी होती है। केमिकल एडिक्शन कैसे? न्यूरोसाइंस के लेवल पर देखें तो जब दिमाग को एक्सट्रीम हाइज यानी लव बॉम्बिंग और एक्सट्रीम लोज जैसे सडन रिजेक्शन, ये सब एक अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न में मिलते हैं तो अंदर एक ट्रॉमा बॉन्ड बन जाता है। विद ट्रॉमा बॉन्ड, इस मैकेनिज्म को थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब दिमाग इफेक्टिवली अपने उस अब्यूजर का याद ही हो जाता है। हाँ, और इसको हम डोपामीन और कॉर्टिसोल की लैंग्वेज में समझते हैं। जब लव बॉम्बिंग होती है तो दिमाग में डोपामीन का फ्लड आता है, मैसिव रिवॉर्ड और प्लेजर मिलता है। और फिर जब ड्रॉप आता है, तब जब अचानक इग्नोर किया जाता है या अटैक होता है तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, यानी एक्सट्रीम स्ट्रेस और पैनिक। दिमाग इस सिवियर पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे उस पेन से बाहर निकलने के लिए वापस डोपामीन चाहिए होता है। और वो डोपामीन सिर्फ वही से मिलेगा जिसने पेन दिया है। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल एक कसिनो के स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। ओह वाओ, ये स्लॉट मशीन वाला एंगल पूरी पिक्चर एकदम क्लियर कर देता है। एक गैम्बलर स्लॉट मशीन के सामने इसलिए नहीं बैठा रहता क्योंकि वो हर बार जीत रहा है। सही बात है। वो इसलिए बैठा रहता है क्योंकि रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल है, कभी जैकपॉट तो कभी बिल्कुल खाली हाथ। और उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से ही अगले जैकपॉट की उम्मीद इंसान को उस मशीन से चिपका कर रखती है। बिल्कुल। मतलब जो इंसान इस पैटर्न का शिकार है, उसका लॉजिक पूरी तरह खत्म हो चुका है। वो बस अनकॉन्शियसली उस डोपामिन हिट का इंतजार कर रहा है जहां उसे वापस स्पेशल फील करवाया जाएगा। और जब दिमाग इस केमिकल लूप में फंस जाता है ना, तब डायनामिक्स का पूरा कंट्रोल उस अनस्टेबल पर्सनैलिटी के हाथ में चला जाता है। कंट्रोल का शिफ्ट होना ही ट्रॉमा बॉन्ड का इनएविटेबल नतीजा है। लेकिन एक मिनट, कंट्रोल के शिफ्ट होने की बात सुनकर ना एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ख्याल आता है। कैसा ख्याल? जब कोई किसी की मेंटल स्टेट को इतने सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है, जैसे पहले लव बॉम्बिंग का जैकपॉट देना, फिर अचानक साइलेंट ट्रीटमेंट से तोड़ देना, तो ये मानना बहुत मुश्किल है कि ऐसा अनजाने में हो रहा है। राइट। क्या ये लोग एक मास्टर मैनिपुलेटर की तरह किसी पेपर पर पूरा प्लान लिखते हैं? क्या ये पूरा साइकिल एक कैलकुलेटेड और ईवल स्ट्रैटेजी होती है सामने वाले को अपना गुलाम बनाने की? मैं ना इस अजम्पशन पर स्ट्रांगली पुशबैक दूंगी और यहाँ पर FBI बिहेवियरल प्रोफाइलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजी का डेटा एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट देता है। अच्छा, वो कैसे? देखो, एक साइकोपैथ या मैचियावेलियन पर्सनैलिटी वाकई में चीज़ों को कोल्डली कैलकुलेट करके मैनिपुलेट करती हैं, उन्हें मज़ा आता है। पर इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटीज़ के केस में मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। तो क्या मैकेनिज्म है इनका? इनका बिहेवियर कोई कैलकुलेटेड मास्टर प्लान नहीं है। इनका एक्सट्रीम बिहेवियर एक डीप, पैरालाइजिंग और डार्क डर का नतीजा है। इनके हर एक एरेटिक एक्शन का कोर रूट एक ही है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, अकेले छूट जाने का एग्जिस्टेंशियल डर। लेकिन ये बात तो एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन लग रही है, एक डीपली इमोशनल आयरनी है ये तो। कैसे? अगर किसी का सबसे बड़ा फोबिया, उसकी सबसे बड़ी नाइटमेयर ये है कि कोई उसे छोड़कर चला जाएगा, तो वो ऐसा डिस्ट्रक्टिव, कंट्रोलिंग और एग्जॉस्टिंग बिहेवियर क्यों दिखाता है? वैलिड पॉइंट है। ऐसा बिहेवियर जो आखिर में किसी भी इंसान को उससे दूर भागने पर मजबूर कर देगा। अगर अकेले रहने से इतना ही डर लगता है तो लोग उन्हें अपने पास रखने के लिए नेचुरली अच्छा बिहेव क्यों नहीं करते? इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझने के लिए हमें इनके चाइल्डहुड और ब्रेन डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस में झांकना होगा। ये फियर ऑफ अबैंडनमेंट हवा से पैदा नहीं होता। तो कहाँ से आता है? अक्सर इसकी जड़ों में एक इनकंसिस्टेंट अर्ली एनवायरनमेंट होता है।
बचपन में शायद उन्हें प्यार और अटेंशन तभी मिली जब उन्होंने कोई स्पेसिफिक कंडीशन पूरी की, या फिर उनके प्राइमरी केयरगिवर्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल थे। इस वजह से उनका दिमाग कभी ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी डेवलप ही नहीं कर पाया। ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी, इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करना जरूरी है ताकि उस ब्रोकन थर्मोस्टैट वाले लॉजिक से इसे कनेक्ट किया जा सके। श्योर। एक मेंटली हेल्दी इंसान के अंदर ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी होती है। मतलब उन्हें पता होता है कि अगर उनका दोस्त या पार्टनर आज गुस्से में है या टेम्पररीली अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप ही खत्म हो गया। राइट, उन्हें पता होता है बॉन्ड अभी भी है। हाँ, उन्हें इंटरनल स्टेबिलिटी फील होती है। पर अनस्टेबल पर्सनालिटीज में ये कॉन्स्टेंसी मिस होती है। जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस आता है, उनका दिमाग उस टेम्पररी डिस्टेंस को परमानेंट लॉस समझ लेता है। यानी वो छोटा सा डिले एक बड़ा खतरा बन जाता है। एग्जैक्टली। वो 30 मिनट का अनरेड मैसेज उनके दिमाग में एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी नहीं चला रहा, वो एक कैटास्ट्रोफी मूवी चला रहा है जहां सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब वो गुस्सा, वो टेक्स्ट बॉम्बिंग या वो ब्रूटल अटैक्स वो मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि उस पैनिक को मैनेज करने का एक कंप्लीटली ब्रोकन सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हाँ, बिल्कुल। जब उन्हें लगता है कि कोई जा रहा है, तो पैनिक उन्हें रेकलेसली कंट्रोलिंग बना देता है। वो इस डर से बचने के लिए सामने वाले पर गिल्ट ट्रिप डालते हैं, जैसे तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। सही पकड़ा। वो स्ट्रिक्ट चेन्स बांधना चाहते हैं ताकि सामने वाला वहां से हिल ना सके। और इस मैकेनिज्म का रियलिटी में जो डेली टोल होता है ना, वो सिर्फ डिजिटल या टेक्स्ट मैसेजेस तक लिमिटेड नहीं रहता। जब पैनिक एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है, तो रियल लाइफ में बड़े इमोशनल स्टॉर्म्स आते हैं। हाँ, और इन स्टॉर्म्स को अगर क्लिनिकल पैटर्न्स में कैटेगराइज करें तो उनका एक सिंपल ब्लूप्रिंट है। सिचुएशन माइक्रोस्कोपिक होती है, पर रिएक्शन न्यूक्लियर होता है। उस न्यूक्लियर रिएक्शन को या उस डेली टोल को ना थोड़ा उस इंसान के नजरिए से देखते हैं जो स्टॉर्म के एंड पर खड़ा है। साइकोलॉजी में एक बहुत कॉमन फ्रेज यूज होता है, वॉकिंग ऑन एग शेल्स। पर सच कहूं तो ये फ्रेज पूरी तरह से उस हॉरर को कैप्चर ही नहीं करता। ये अंडों के छिलकों पर चलने जैसा नहीं है, ये एक लाइव माइंड फील्ड के बीच में रहने जैसा है, एक इनविजिबल ब्लास्ट जोन। ये एक बहुत एप्ट डिस्क्रिप्शन है। सामने वाले को कभी नहीं पता होता कि उसका कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन, कौन सी सांस या आवाज की कौन सी टोन ट्रिगर पॉइंट बन जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगा। और उस ब्लास्ट के दौरान जो अग्रेशन बाहर आता है वो डिसप्रोपोर्शनेट होता है। ऐसी बातें कही जाती हैं जिनका मकसद सिर्फ डीपेस्ट लेवल पर हर्ट करना होता है। लेकिन देखो, स्टॉर्म का एंड यहां नहीं होता। तो आगे क्या होता है? ब्लास्ट होने के कुछ देर बाद जब इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी का थर्मोस्टैट ठंडा होता है, तब एक नया पैनिक उभरता है। उन्हें सडनली रियलाइज होता है कि उनके इस एक्सट्रीम एक्सप्लोजन की वजह से सामने वाला सच में उनसे दूर जा रहा है। उनका वही पुराना अबैंडनमेंट का दर्द फिर से ट्रिगर हो जाता है। एग्जैक्ट वही डर। और तब शुरू होता है माफी के इंटेंस एक्सट्रीम साइकिल। माफी का साइकिल जो एक्चुअल रिपेंटेंस नहीं बल्कि सर्वाइवल होता है। रोना, भीख मांगना, अपने आप को हार्म करने की धमकियां देना, जैसे मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, ये दोबारा कभी नहीं होगा। हाँ, वही सब। ये कांस्टेंट शिफ्टिंग गियर्स उस पार्टनर को परमानेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं। उसका अपना दिमाग सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है। और इस एग्जॉस्शन के साथ ना एक और मेजर फैक्टर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, लाइफ की स्टेबिलिटी। सही बात है, क्योंकि जहां इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है वहां इम्पल्सिविटी नेचुरली उसके साथ ट्रैवल करती है। बिल्कुल। इम्पल्सिविटी इस पैटर्न का एक नेचुरली डिस्ट्रक्टिव बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि उनकी इंटरनल दुनिया में कोई ठहराव नहीं है। उनके बाहरी लाइफ डिसीजंस भी बिल्कुल पेंडुलम की तरह स्विंग करते हैं। लॉजिक या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस उनके रेडार पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी उन्हें जो तुरंत ठीक लगता है वही करते हैं। वो बिना फिल्टर वही कर देते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स में एक लाइन इस चीज को परफेक्टली कैप्चर करती है। आज प्यार की कस्में, कल एब्सोल्यूट ब्रेकअप। आज हजारों का खर्चा, कल रिग्रेट। इस इम्पल्सिविटी का जरा कोलैटरल डैमेज सोचें। ये सिर्फ उस इंसान तक महदूद नहीं रहता जिसका थर्मोस्टैट टूटा हुआ है। जब कोई इम्पल्स में आकर अचानक नौकरी छोड़ देता है, या रिलेशनशिप तोड़ देता है, या जॉइंट सेविंग्स उड़ा देता है, तो उसके इफेक्ट्स आसपास के सभी लोगों को हिट करते हैं। पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। ये बिल्कुल किसी ऐसे सिंकिंग शिप पर रहने जैसा है जहां कैप्टन को खुद नहीं पता कि वो स्टीयरिंग व्हील को किस तरफ घुमा रहा है, और पैसेंजर्स हर वक्त इमरजेंसी ब्रेस पोजीशन में बैठे हैं। इस कांस्टेंट स्टेट ऑफ इमरजेंसी में जीना किसी का भी ब्लूप्रिंट में डाकर रख सकता है। और यही वजह है कि इन बिहेवियर्स को डायग्नोज करना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है।
जब एक इंसान ऐसी डायनामिक में टोटली ड्रेन हो चुका हो तो क्रूशियल सवाल ये नहीं रहता कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल क्या बन जाता है? सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि इस आग से खुद को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। एक इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी के स्टॉर्म से डिफेंस मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। अगर किसी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप एडवाइस कॉलम में देखें तो वहाँ कहा जाता है कि बात करो, डीपली समझाओ, उनके चाइल्डहुड पेन को एड्रेस करो, उन्हें प्यार से रीअश्योर करो। पर इस डीप डाइव के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये टिपिकल एडवाइस इस ब्रोकन थर्मोस्टैट वाली सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट डीप बातें करना और समझाने की कोशिश करना यहाँ आग में घी डालने का काम करता है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि उन्हें रिएक्शन चाहिए। FBI प्रोफाइलिंग और साइकोलॉजिकल डिफेंस स्ट्रेटजीज एकदम अलग रास्ता दिखाती हैं। उनका सबसे असर्टिव रूल है, रोलर कोस्टर चल रहा है तो उस पे चढ़ने से इनकार कर दो। और इसको एग्जीक्यूट करने का सबसे इफेक्टिव टूल है द ग्रे रॉक मेथड। ग्रे रॉक मेथड को एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में ब्रेक डाउन करते हैं। जी। ग्रे रॉक यानी एक भूरे रंग का पत्थर। इसका मतलब क्या उस स्टॉर्म के सामने लिटरली इमोशनलेस हो जाना है? एग्जैक्टली यही करना है। जब अनस्टेबल पर्सनैलिटी चाहती है कि सामने वाला रिएक्ट करे, रोए, आर्ग्यूमेंट करे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स उन्हें इंगेज रखते हैं, तब सामने वाले को एक बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग पत्थर की तरह रिएक्ट करना होता है। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। कोई एक्सप्रेशन नहीं। रिस्पॉन्सेज बिल्कुल फ्लैट और मिनिमल होने चाहिए। हाँ ठीक है, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। कोई डिफेंस नहीं, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं। इसका असर क्या होता है? उनका दिमाग उस केओस पर फीड करता है। जब केओस का सप्लाई बंद हो जाता है और सिर्फ साइलेंस और न्यूट्रलिटी मिलती है तो उनका डिस्ट्रक्टिव लूप शॉर्ट सर्किट होने लगता है। पर देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये बहुत पेन इंड्यूसिंग प्रोसेस है। एक इंसान जिससे लगाव हो, जब वो वर्बली अटैक कर रहा हो तो अंदर का नेचुरल इंस्टिंक्ट डिफेंड करने का ही होता है। हाँ, चुप रहना आसान नहीं है। ग्रे रॉक बनने के लिए एक इमेंस साइकोलॉजिकल बाउंड्री चाहिए होती है और ये एक और पावरफुल रियलिटी की तरफ पॉइंट करता है। उन बाउंड्रीज के बनने का सबसे पहला स्टेप ये रियलाइजेशन है कि एक आम इंसान थेरेपिस्ट नहीं होता। ये पॉइंट इस पूरे एनालिसिस का द अल्टीमेट रियलिटी चेक है। इमोशनली अनस्टेबल रिलेशनशिप्स में एक बहुत कॉमन इल्यूजन बनता है, सेवियर कॉम्प्लेक्स। हाँ, लोग सोचते हैं उनका प्यार बदल देगा। वही, लोग सोचते हैं कि उनका प्यार इतना प्योर और इतना बड़ा है कि वो उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा या अबैंडनमेंट फोबिया को फिक्स कर देगा। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, तब तो इनका डर चला जाएगा। पर डीपली इनग्रेन्ड मेंटल पैथोलॉजीज प्यार से क्योर नहीं होती। वो एक बॉटमलेस पिट की तरह होती हैं। बिल्कुल, जितना भी रीएश्योरेंस उसमें डाला जाए वो गायब हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्लिनिकल साइकाइट्रिक इंटरवेंशन चाहिए होता है, किसी आम इंसान का इमोशनल सैक्रिफाइस नहीं। अगर कोई ऐसे डायनामिक में आज फंसा हुआ है तो उसके लिए ये सुनना शुरुआत में हार्श लग सकता है, पर लंबे वक्त में यही सच उनकी सैनिटी बचाएगा। सामने वाले का फियर और उस फियर से पैदा हुआ अग्रेशन किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम उनके प्यार करने के तरीके में नहीं है, प्रॉब्लम उस इंटरनल ब्रोकन सिस्टम में है। अपने वजूद को बचाकर रखना ईगो नहीं बल्कि सर्वाइवल है। अवेयरनेस ही सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मर है और हमारा यही मिशन है इन एक्सप्लोरेशंस के जरिए। आज हमने समझा कि एक टूटा हुआ इंटरनल थर्मोस्टैट और अकेलेपन का फियर कितना भारी कोलैटरल डैमेज क्रिएट करता है। सही बात है। लेकिन देखो, साइकोलॉजी की इन डार्क गलियों का सफर यहाँ रुकता नहीं है। डेंजरस पर्सनैलिटी सीरीज के अगले हिस्से यानी पार्ट 3 में हम जिस पर्सनैलिटी टाइप को डिकोड करेंगे वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी से भी एक कदम आगे की डार्कनेस है। और ऐसी कौन सी एक्सट्रीम स्टेट है जहां इन इमोशनल स्टॉर्म से भी बड़ा खतरा छुपा होता है? उस स्टेट का नाम है पैरानॉइड पर्सनैलिटीज। ये वो साइकोलॉजी है जहां शक यानी एब्सोल्यूट सस्पिशन और डाउट एक वेपन और ढाल दोनों बन जाते हैं। यहाँ अबैंडनमेंट का डर नहीं होता, यहाँ ये एब्सोल्यूट बिलीफ होता है कि दुनिया और खासकर उनके करीबी लोग उनके खिलाफ कोई डीप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ओह वाह, ये तो अलग ही लेवल की डार्कनेस है। हाँ, हर लुक, हर मूवमेंट और हर साइलेंस को एक हिडन टैक्टिक की तरह प्रोसेस किया जाता है। उस एब्सोल्यूट पैरानोया के दिमाग को समझना अपने आप में एक चिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। जो लोग इस एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से जुड़कर अपनी मेंटल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, वो आगे के इन डीप एक्सप्लोरेशंस का हिस्सा बने रह सकते हैं।
क्योंकि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में डार्क पैटर्न्स को जल्दी पहचान लेना किसी भी और स्किल से ज्यादा जरूरी हो चुका है। नॉलेज ही डिफेंस है। आज का ये डीप डाइव क्लोज करने से पहले मैं एक फाइनल थॉट छोड़कर जा रही हूँ, जिसे माइंड में मल ओवर करना जरूरी है। जब एक पैटर्न में ट्रॉमा और फियर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर किसी का अकेलेपन का डर उस लेवल पर चला जाए जहां वो इंसान को बेड़ियों में बांध दे, तो फुर्सत में उस डायनामिक पर एक ऑब्जेक्टिव नजर जरूर डालनी चाहिए। एब्सोल्युटली। क्या उस डार्क इक्वेशन में सच में कनेक्शन बन रहा है, या कोई सिर्फ अपने अंदर के साइकोलॉजिकल डीमंस को शांत रखने के लिए एक ह्यूमन पंचिंग बैग का इस्तेमाल कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल।